Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I'm Rashmi Pal and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है कि जापान के ओलंपिक मिनिस्टर हशिमातो ने टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स के लिए हेड की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था बिकॉज इसके पहले जो इसके हेड थे योशीरो मूरी, इन्होंने एक सेक्सिस्ट रिमार्क दिया था जिसके बाद उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म मिला। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी लेकिन अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड में उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, इस्तीफे की मांग की गई, फिर उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा एंड तब से ये पद खाली था। अभी सीको होशिमोतो ने इस पद को एक्सेप्ट कर लिया है। अब इनके बारे में देखते हैं। ये जो जापान की रूलिंग पार्टी है उसमें लॉ मेकर है एंड 2019 के बाद से ये ओलंपिक मिनिस्टर के साथ साथ मिनिस्टर फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट भी है। एंड ये इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज ये खुद भी एक ओलंपिक वेटरन रह चुकी हैं। ये स्पीड स्केटर और साइकिलिस्ट थी। इन्होंने अपनी कंट्री को समर गेम्स, विंटर गेम्स में रिप्रेजेंट किया है एंड इस साल 23 जुलाई तक ओलंपिक्स शुरू हो जाएंगे। हमारा अगला आर्टिकल है कि साइबेरियन मैमथ से ओल्डेस्ट डीएनए मिला है। ये जो डीएनए है ये इन मैमथ्स के मसूड़ों से निकाला गया है एंड कहा जाता है कि ये जो मैमथ्स हैं ये लगभग 1.2 मिलियन साल पहले नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरियन रीजन में पाए जाते थे। एंड ये जो डीएनए है ये 3 अलग अलग इंडिविजुअल मैमथ से लिया गया है, देन उनके बाद उसे सीक्वेंस किया गया है। एंड ये जो मैमथ्स हैं ये एलिफेंट परिवार से होते हैं, मतलब एलिफेंट से बहुत ज़्यादा साइज में बड़े होते हैं। एंड अगर आपने आइस एज मूवी देखी है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ये बहुत बड़े जो मैमल्स रहते हैं, इन्होंने आइस एज में अच्छा खासा इनका डोमिनेशन था। हमारा अगला आर्टिकल है कि आईएसए ग्लोबल क्लाइमेट मीट जो नवंबर में होने वाली है उसमें वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करेगा। अब आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये वर्ल्ड सोलर बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बिकॉज इस साल जो क्लाइमेट मीट होने वाली है जिसको हम कहेंगे COP26, उसकी एक मेजर थीम है वो है ग्रीन फाइनेंस। ये इसके सपोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ में इस वर्ल्ड सोलर बैंक की प्लानिंग ये है कि ये अगले 10 सालों में जो आईएसए की मेंबर कंट्रीज हैं उनको $50 बिलियन देने की इसकी योजना है। अब इंडिया के रेफरेंस में देखें तो इंडिया आईएसए का को फाउंडर है। इंडिया की जो क्लाइमेट एरिना में जो लीडरशिप है ये उसको सपोर्ट करेगा एंड और ज़्यादा सिक्योर करेगा। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आईएसए को इंडिया ने को फाउंड किया है। कब किया है? 2015 में। कहाँ पर किया है? क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। ये आईएसए से रिलेटेड आर्टिकल्स हम बहुत दिनों से कवर कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना कि इसे 2015 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? पेरिस में। एंड ये जो ट्रीटी है ये इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये पहली ऐसी कोई ट्रीटी है इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच की जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। एंड साथ में इंडिया का जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड प्लान है जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नोडल एजेंसी भी है। आपको पता होना चाहिए OSOWOG क्या है? वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड वन ग्रिड। हमारा अगला आर्टिकल है कि आईएफ ने कहा है कि 2020 के एंड तक जो वर्ल्ड डेट है वो रिकॉर्ड $281 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। अब आईआईएफ क्या है? यह है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। कंपैरिजन के लिए देखें तो ये टोटल ग्लोबल जीडीपी का 355 गुना ज़्यादा है। एंड साथ में आईएफ का एस्टिमेशन ये भी है कि 2021 में जिन कंट्रीज का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है वो $10 ट्रिलियन का एडिशनल डेट भी लेंगी। एंड अब फॉरेन करेंसी डेट को देखें तो डेवलपिंग कंट्री का वो $8.6 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। एंड ये हमने बात 2020 की करी है। अब आईआईएफ के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखें तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री के लिए एक ट्रेड ग्रुप है। एंड 1980 में जो इंटरनेशनल डेट क्राइसिस आए थे उसी के रिस्पॉन्स में 1983 में जो लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थी उनकी 38 बैंक्स ने मिलकर इसको क्रिएट किया था। एंड अब ये जो ग्रुप है ये 70 कंट्रीज की 450 से ज़्यादा फर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि यूनियन कैबिनेट ने इंडिया और मॉरिशस के लिए CECPA को मंजूरी दे दी है। अब ये क्या है? ये एक ट्रेड अग्रीमेंट है एंड इंडिया के द्वारा साइन किया हुआ ये कोई पहला ऐसा व्यापार समझौता है जो हमने किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ किया है। एंड ये जो इंडिया और मॉरिशस के बीच में CECPA है ये इंडिया के लिए 310 एक्सपोर्ट आइटम्स को शामिल करता है। वहीं पर मॉरिशस को 615 प्रोडक्ट्स के लिए प्रेफरेंस के बेसिस पर इंडियन मार्केट में बहुत फ़ायदा मिलेगा। इन प्रोडक्ट्स में क्या क्या शामिल है वो देखते हैं, जैसे कि फ्रोज़न फिश, स्पेशलिटी शुगर,
बिस्किट्स, फ्रेश फ्रूट्स, जूसेस, मिनरल वाटर, बियर, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सोप्स, बैग्स, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स। सो CCPA का फुल फॉर्म देखते हैं, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट। सो इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि ये जो अग्रीमेंट है ये एक लिमिटेड अग्रीमेंट है जो कि कुछ चीज़ों को कवर करेगा, जैसे कि ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट्स, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, कस्टम प्रोसीजर्स एंड कॉपरेशन इन अदर एरिया। सो ये सारी चीज़ें इनको ये कवर करेगा, बाकी ये एक लिमिटेड अग्रीमेंट है। एंड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि मॉरिशस जो है वो इंडिया के लिए सेकेंड टॉप मोस्ट सोर्स है FDI का। एंड पिछले साल हमें मॉरिशस से 8.24 बिलियन US डॉलर का फॉरेन इन्फ्लोज का फायदा हुआ था। हमारा अगला आर्टिकल है कि थावरचंद गहलोत ने इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के 3rd एडिशन को रिलीज किया है। सो थावरचंद गहलोत कौन है? ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो जो 3rd एडिशन है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसमें टोटल कितने टर्म्स है। सो आपको पता होना चाहिए इसमें 10,000 टर्म्स हैं, ये फिगर आपको याद ही होना चाहिए। एंड इसमें जो 6,000 टर्म्स है वो 1st और 2nd एडिशन के इसमें इंक्लूडेड हैं। एंड ये जो डिक्शनरी है इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। एंड इसमें कौन कौन से टर्म्स इंक्लूडेड है? इसमें डेली यूज में जो भी टर्म्स होते हैं, जैसे एकेडमिक से रिलेटेड टर्म्स, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, मेडिकल, टेक्निकल एंड एग्रीकल्चरल टर्म्स, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है कि ICICI लंबार्ड ने फ्लिपकार्ट के साथ हाथ मिलाया है एंड अब वो हॉस्पिकैश इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करेगा। सो ये जो हॉस्पिकैश इंश्योरेंस सर्विस है ये हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कंज्यूमर्स को डेली एक फिक्स्ड अमाउंट के बेनिफिट को अवेल करने की अनुमति देता है। एंड ये जो फिक्स डेली अमाउंट है इससे कंज्यूमर्स इंसिडेंटल मेडिकल एक्सपेंसेस, इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं। एंड ये जो इंश्योरेंस है इसे पेपरलेस बनाया गया है, फ्लेक्सिबल बनाया गया है, एंड ये एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन और जो प्लांट सर्जरीज हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो ये जो हॉस्पिकैश इंश्योरेंस पॉलिसी है ये इसमें डेली कैश बेनिफिट्स 500 रुपये से स्टार्ट होते हैं। एंड ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ये ना केवल आपके इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करेगी, बल्कि जो आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस आए हैं एंड डिस्चार्ज होने के बाद जो खर्चा आएगा एंड जब आप हॉस्पिटलाइज थे तब जो आपकी आमदनी में लॉस हुआ है, ये उन सभी का कंपनसेशन भी देगी। अब कुछ देखते हैं प्राइम चंक्स फॉर ऑल कंपेटिटिव एग्जाम्स। सो फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में एंड इसके CEO का नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। ये SSC में पूछा गया था, सो याद रखना है। एंड ICICI लंबार्ड के CEO का नाम है भार्गव दास गुप्ता, हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड इसकी स्थापना 2001 में करी गई थी। हमारा अगला आर्टिकल है कि IIT मद्रास इंक्यूबेटेड पाई बीम ने पाइमो E-बाइक को लॉन्च किया है। सो ये रही फोटो E-बाइक की, काफ़ी खूबसूरत सी। एंड ये जो E-बाइक है ये बैटरी स्वैपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब आप किसी भी डेजिग्नेटेड लोकेशन पर जाकर अपनी ड्रेन्ड बैटरी को एक फुल्ली चार्ज्ड बैटरी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। एंड इस E-बाइक की जो कॉस्ट है वो है 30,000 रुपये। एंड ये जो पाइमो E-बाइक है ये उन कुछ चुनिंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में से एक है जिनको लगभग पूरी तरीके से भारत में बनाया गया है। मतलब इसके जो 90% कंपोनेंट्स हैं जिसमें बैटरीज एंड कंट्रोलर शामिल हैं, ये सभी इंडिया में बनाए गए हैं। देखते हैं और डिटेल में। सो ये जो E-बाइक है इसमें डुअल सस्पेंशंस हैं, रियर एंड लार्जर एर्गोनॉमिकली डिजाइन सीट्स हैं, तो आपने देखा काफ़ी बड़ी सीट थी। एंड इसमें स्विंग आर्म मैकेनिज्म है, डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। एंड इसकी जो बैटरी है वो स्मार्टफोन की बैटरी से भी जल्दी चार्ज होगी एंड इसकी बैटरी रेंज है 50 किलोमीटर की। सो ये कुछ फिगर्स हैं आपके दिमाग में होने चाहिए। एंड साथ में ये जो पाइमो मेकर पाई बीम है इसकी स्थापना IIT मद्रास के एक पूर्व छात्र वैशाख शशि कुमार के द्वारा की गई थी। एंड ये जो स्टार्टअप है इसके मतलब ओपनिंग के 1 वीक के अंदर ही इसे 100 इनिशियल कस्टमर्स के ऑर्डर भी मिल चुके हैं। एंड इनका एम ये है कि ये इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 10,000 व्हीकल्स को बेच सकें। हमारा अगला आर्टिकल है कि यूनियन कैबिनेट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में अमेंडमेंट्स के लिए मंजूरी दे दी है।
सो इन अमेंडमेंट्स में ये प्रपोज किया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी, मतलब जो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी, उसकी फंक्शनिंग पर डीएम्स और एडीएम्स निगरानी रखेंगे। सो इससे होगा क्या, जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो बहुत अच्छे से होंगे। एंड इस अमेंडमेंट के बाद जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट रहेगी हर डिस्ट्रिक्ट में, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में ही काम करेगी। अब इससे ये फायदा होगा कि डीएम्स अब चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज और स्पेसिफिक जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स की स्वतंत्र रूप से खुद मूल्यांकन कर सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है कि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने एआई बेस्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर को इनॉग्रेट किया है। सो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है अमर भाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका नाम हमें याद होना चाहिए। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो भी ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स होते हैं उनको इंग्लिश टू बांग्ला में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा। एंड इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किसने किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसे इंडिया की एक स्टेप फाउंडेशन ने डेवलप किया है। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है अमर भाषा, ये अनुवाद ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर पर बेस्ड है। ये अनुवाद को हम इंडिया में यूज करते हैं इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन के लिए, जिसमें बांग्ला भी शामिल है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो अनुवाद है इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। सो इसका नाम है सुवास, मतलब सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, एंड इसे 2019 में डेवलप किया गया था। हमारा अगला आर्टिकल है कि प्रधानमंत्री ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, साथ में 2 ब्रिजेस की आधारशिला को भी रखा है। तो ये जो महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट है, ये 3,200 करोड़ रुपीस का एक इनिशिएटिव है, जिसका की एम ये है कि वाटर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बहुत इम्प्रूव करें। साथ में उन्होंने जो 2 ब्रिजेस के फाउंडेशन स्टोन को रखा है, तो उनमें एक का नाम है ढुबरी फूलबरी, ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बनेगा। एंड ये जो असम का दूसरा मजौली ब्रिज है। सो ये दोनों ब्रिजेस के नाम आपको याद होने चाहिए, ये एक मेघालय में है मोस्टली, एंड ये दूसरा असम में है। साथ में उन्होंने 2 ई पोर्टल्स को भी लॉन्च किया है, जिसमें से एक का नाम है कार डी, ये पोर्टल का नाम याद होना चाहिए, एंड दूसरे का नाम है पानी। पानी एक एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर एसेट्स एंड नेविगेशनल इंफॉर्मेशन। ये दोनों ही पोर्टल यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएंगे। इस आर्टिकल की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो ढुबरी फूलबड़ी ब्रिज बनने वाला है, ये 19 किलोमीटर लंबा होगा, एंड ये मेघालय में कनेक्टिविटी को, जो बराक वैली में जो कनेक्टिविटी है उसको बहुत इम्प्रूव कर देगा। एंड खासकर ये मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एंड असम के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी बहुत रिड्यूस कर देगा। हमारे प्रधानमंत्री ने ये पॉइंट आउट करके बताया है कि अभी फिलहाल में मेघालय और असम के बीच में 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन इस ब्रिज के बन जाने के बाद वो सिर्फ 19 से 20 किलोमीटर रह जाएगा। अब बात करते हैं जो 2 ई पोर्टल को लॉन्च किया था। सो कार डी जो पोर्टल है, ये नेशनल वाटरवेज में जो भी कार्गो एंड क्रूज ट्रैफिक डेटा है इसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा। एंड ये साथ में वाटरवेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देगा। एंड साथ में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो जीआईएस बेस्ड इंडिया मैप पोर्टल है, ये उनकी बहुत मदद करेगा जो यहाँ पर आकर बिजनेस करना चाहते हैं। अब देखते हैं कुछ प्राइम चंक्स फॉर ऑल कंपेटिटिव एग्जाम्स। सो हम बात करेंगे मेघालय की। सो इसे फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा 1971 में मिला था बाय द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 में, एंड यहाँ के गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक। सो ये कल ही के एग्जाम में IB ACIO में पूछा गया था, एंड जो बाकी के ऑप्शन थे वो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के गवर्नर्स के नाम थे। सो इट वाज ऑल वेरी कंफ्यूजिंग। सो हमें याद रखना है कि मेघालय के गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक। चीफ मिनिस्टर का नाम है कॉनराड सांगमा, एंड यहाँ पर राज्यसभा की 1 सीट है एंड लोकसभा की 2 सीट है। हमारा अगला आर्टिकल है कि ब्लू क्रॉस के को फाउंडर को प्राणी मित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो ब्लू क्रॉस के को फाउंडर है S चिन्नी कृष्णा। इन्हें आजीवन इनकी एनिमल्स के लिए सेवा के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा प्राणी मित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड ये अवार्ड को प्रेजेंट किया है गिरिराज सिंह ने, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री हैं। एंड ये जो प्राणी मित्र अवार्ड है, ये हमारी कंट्री का एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। तो इस पूरे आर्टिकल में हमको ये याद रखना है कि ब्लू क्रॉस के को फाउंडर है S चिन्नी कृष्णा, एंड इन्हें प्राणी मित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है कि YS जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच CM ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो ये CM है आंध्र प्रदेश के, एंड ये जो अवार्ड है इसे प्रेजेंट किया था स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन समीर कोच्चर ने।
सो आपको ये नाम भी याद रखना है कि स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन हैं समीर कोच्चर जी। एंड ये जो अवार्ड है ये किस बेसिस पे दिया जाता है वो देख लेते हैं। तो वेरियस स्टेट्स में जो भी योजनाएं एंड प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, सो उनके रिजल्ट्स को, उनके आउटकम्स को स्टडी करके एंड इसी पर बेस्ड इस अवार्ड को दिया जाता है। हमारा ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आंध्र प्रदेश की योजनाएं हैं उन पर बात करी गई है। सो मिस्टर कोचर ने ये कहा कि यहाँ की जो YSR रेथु भरोसा केंद्र योजना है, ये बहुत ही स्टैंड आउट करने वाली योजना है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। मतलब विलेज लेवल पर पहले से ही MSP डिसाइड करके जो खरीद करी जाती है, इससे किसानों को बहुत फ़ायदा मिला है। एंड दूसरी योजना YSR चौथा योजना, ये वुमेन्स की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर फोकस्ड योजना है। इसमें मिडिल एज जो वुमेन्स होती हैं उनको 4 साल के लिए लाइवलीहुड लिंक्ड लोन दिया जाता है। सो अगेन ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उनको फाइनेंशियली इंक्लूड करने का, एंड इसके आउटकम्स भी बहुत अच्छे रहे। फिर कुछ स्कीम्स हैं जैसे कि दिशा और अभय स्कीम। इनका एम ये है कि ये वुमेन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। सो स्टेट में एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस देखने को मिला है। लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है एंड वुमेन के कॉन्फिडेंस लेवल में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। अब वो बाहर जाती हैं बिना किसी डर के। अब देखते हैं कुछ आंध्र प्रदेश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो इसका कैपिटल है, एक्चुअली ये पहला ऐसा स्टेट है जिसके 3 कैपिटल्स हैं। सो इसकी जो लार्जेस्ट सिटी एंड जो इसका कमर्शियल हब है विशाखापट्टनम, ये इसका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। अमरावती और कुर्नूल इसके लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। यहाँ के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंद्र एंड चीफ मिनिस्टर का नाम है YS जगनमोहन रेड्डी, जिनको मिला है स्कॉच CM ऑफ द ईयर अवार्ड। हमारा अगला आर्टिकल अवार्ड विनिंग ऑथर इरविन एलन सेली की नई बुक अशोका से रिलेटेड है। सो इसका पूरा नाम है अशोका अ सूत्रा। ये एक इमेजिन मेमोयर है। सो इसमें बात अशोका द ग्रेट द एम्परर की ही करी जा रही है, जिसने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में राज किया था एंड एक बहुत पाइवोटल रोल प्ले किया था बुद्धिस्ट धर्म के प्रचार में। अब एलन को बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, जैसे 1989 में इन्हें कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज, बेस्ट फर्स्ट बुक यूरोप एंड साउथ एशिया एंड साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1991 में, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड मिला 1998 में एंड इन्हें 2012 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। एंड ये देहरादून में रहते हैं। हमारा अगला आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UPSC एंड सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अजय मल्होत्रा ये पहले इंडियन हैं जो ह्यूमन राइट काउंसिल की जो एडवाइजरी कमेटी है इसके चेयरपर्सन बनेंगे। सो ह्यूमन राइट काउंसिल में एक एडवाइजरी कमेटी होती है जो कि बताती है कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या करना है, कैसे करना है। सो इस एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन बने हैं अजय मल्होत्रा जी। अजय मल्होत्रा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये बहुत सारे देशों के लिए इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं, जैसे कि रशिया, कुवैत एंड रोमानिया, इसके लिए एम्बेसडर रह चुके हैं इन सालों में। एंड ये यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क के लिए एम्बेसडर और डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी सर्व कर चुके हैं। एंड ये पहले इंडियन है HRC के एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टेकअवेज फॉर ऑल द एग्जाम्स। सो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके प्रेसिडेंट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नजहत शमीम। एंड इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। हमारा अगला आर्टिकल है कि मणिपुर के एक डॉक्टर को जापान के वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा गया है। सो जापान का अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस। ये अवार्ड का नाम हमें पूरा याद होना चाहिए। शॉर्ट में आप इसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड बोल सकते हो। सो ये अवार्ड मिला है मणिपुर के फिजिशियन डॉक्टर थांगजाम धाबली सिंह को, एंड ये पूर्व स्टेट टूरिज्म फोरम के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सो थांगजाम धबाली सिंह को ये अवार्ड दोनों देशों के बीच में जो टाइज हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए मिला है। अब इस अवार्ड के बारे में डिटेल देखें तो इस अवार्ड को एक जापानीज एम्परर मीजी ने 1875 में शुरू किया था। एंड ये जापान के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है जिसे वहाँ की सरकार नॉन मिलिट्री एंड नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को देती है। हमारा अगला आर्टिकल खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी से रिलेटेड है। सो 2021 की इस ट्रॉफी को जीता है पहाड़ी बिल्लाज ने। आप सोच रहे होंगे ये आर्टिकल क्यों इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज खो खो एक हमारा स्वदेशी गेम है एंड इंडिया इसे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है।
जैसे कि अभी जो ब्रिक्स समिट होगा इस साल का, वो इंडिया होस्ट करेगा एंड उसमें पहली बार होने वाला है ब्रिक्स गेम्स। सो उसमें खो-खो खेला जाएगा एंड बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं खो-खो को प्रमोट करने के लिए, कबड्डी को प्रमोट करने के लिए। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसमें जो विनर टीम रही उसका नाम है पहाड़ी बिल्लास, ये नाम आपको याद होना चाहिए। एंड जो विनर टीम रही उसको 2 लाख रुपए का अवार्ड मिला है, रनर अप को 1.5 लाख एंड जो वुमेन टीम्स हैं उनको 30,000 ईच मिला है। एंड वुमेन्स के टूर्नामेंट में पैंथर विनर रहा है, इन्होंने पूरे टूर्नामेंट को डोमिनेट किया है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।